दोस्तों, जब भी हम किसी एग्जाम के बारे में सुनते हैं और उस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारे माइंड में क्वेश्चन पक्का आता है कि भाई इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद क्या हमें होम पोस्टिंग मिल सकती है, हमारी ट्रांसफर्स कितने टाइम बाद होंगी, क्या ये ट्रांसफर ट्रांसपेरेंट मैनर में होंगी। ये सारे सवाल हमारे मन में आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्टेबिलिटी है लोकेशन की वो हम सब चाहते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम एपीएफसी पोस्ट की रिगार्डिंग ये बात करने वाले हैं कि भाई इस पोस्ट पर पोस्टिंग्स कैसे होती हैं और इस पोस्ट पर ट्रांसफर्स कैसे होते हैं, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी रहे कि भाई एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको किस तरह का सिस्टम देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो कि इस सिचुएशन को जानना चाहते हैं, लेकिन जो दोस्त अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो भी प्रिपरेशन का पार्ट नहीं है, वो वीडियो अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि उनके लिए वीडियो साइंस नहीं बनाएगी। एंड दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एपीएफसी और ईओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग इस एग्जाम की सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे चाहते हैं, तो आप ये हमारी कंप्रेहेंसिव गाइडबुक को डाउनलोड करना ना भूलें। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम कि भाई डिकोडेड सिलेबस क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है ना कि भाई कौन से टॉपिक्स पढ़ने, देन सॉल्व पीवाईक्यूज कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनका सॉल्यूशन भी आप लोगों को चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि भाई प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए एग्जाम्स के लिए। तो आपको सारी इंफॉर्मेशन इस गाइडबुक में मिलने वाली है। ये गाइडबुक टोटली फ्री है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी जाकर अपनी कॉपी डाउनलोड कर लीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर ऑफ एपीएफसी पोस्ट। और ध्यान से सुनिएगा, हम एक बहुत ही लॉजिकल मैनर में, एक बहुत ही क्लियर मैनर इस टॉपिक को कवर करेंगे और आपको सारे जो डाउट्स हैं उनका सॉल्यूशन यहाँ पर मिलने वाला है। तो जब मैं पोस्टिंग्स की बात करता हूँ कि भाई एपीएफसी पोस्ट पे पोस्टिंग कैसे होती है, स्टार्टिंग में पोस्टिंग कैसे होती है जब हम ज्वाइन करते हैं, तो जब आप इस पर्टिकुलर पोस्ट पे ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो एलोकेशन ऑफ पोस्टिंग है स्टार्टिंग में वो रैंक के बेसिस पे होती हैं। आप लोगों ने जब एपीएफसी एग्जाम का रिजल्ट देखा होगा 2023 का, तो आपने देखा होगा कि वहां पे नाम, रोल नंबर और रैंक इन द सेंस कि एक लिस्ट सीरियल नंबर होता है। तो जो सीरियल नंबर है वो कहीं ना कहीं रैंक के बेसिस पे है। फॉर एग्जांपल, अगर रैंक 1 सचिव नेहरा सर थे तो उनका नाम उस लिस्ट पे टॉप पे था, 1 सचिव नेहरा और उनका रोल नंबर, तो यहां पर उनका रैंक 1 है। अब ऐसे ही रैंक 1 से लेकर रैंक 159 तक होंगे, तो जो 1 से लेकर 159 की रैंकिंग है, कहीं ना कहीं ये आपका प्राइम या फिर मेन बेसिस है आपको जो पोस्ट एलोकेट होगी उसका। फॉर एग्जांपल, अगर सचिव नेहरा सर का रैंक 1 है तो देयर आर हाई चांसेस कि इनको इनकी प्रेफरेंस की पोस्ट ही मिल जाएगी। जब मैं हाई चांसेस की बात कर रहा हूं तो दीज चांसेस आर मोर देन 99%। लेकिन अगर मैं जैसे से रैंक में नीचे आऊंगा, ये जो चांसेस हैं अपनी होम पोस्टिंग मिलने के या फिर प्रेफरेंशियल पोस्टिंग मिलने के, वो रिड्यूस होते जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं रैंक 50 की बात करूं तो रैंक 50 के लिए जो प्रोबेबिलिटी है उसकी प्रेफरेंशियल पोस्टिंग मिलने की वो काफी कम हो चुकी होगी कंपेयर टू टॉप 10 रैंक्स। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि होता क्या है, पूरा प्रोसीजर कैसे चलता है। फॉर एग्जांपल, 15 जुलाई 2023 को एपीएफसी एग्जाम का फाइनल रिजल्ट आया। ठीक है, यहां पर जो है उन्होंने फाइनल रिजल्ट अनाउंस कर दिया कि भाई 159 लोगों को हमने सेलेक्ट किया है और उनकी रैंकिंग इस तरीके से 1 से लेकर 159 है। अब रैंक आ गए और जो है रिजल्ट घोषित हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि भाई आप लोगों का मेडिकल वेरिफिकेशन वगैरह होगा और आप लोगों की लेटर आएगी। उस लेटर में क्या होगा कि भाई आप लोगों को जितने भी सेंटर्स हैं ईपीएफओ के ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, उनकी लिस्ट मिलेगी कि भाई आपको हरियाणा के ये 9 सेंटर हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हरियाणा में 4 सेंटर, सॉरी, करनाल है, ठीक है, गुड़गांव है, देन रोहतक है, ठीक है, देन देयर इज अ फरीदाबाद सेंटर आल्सो। तो ये 4 सेंटर मिले। ऐसे आपको पूरे इंडिया के स्टेट वाइज सारे सेंटर्स की लिस्ट मिलेगी और आपको बोला जाएगा कि भाई आप अपनी प्रेफरेंसेस मार्क करो 1 से लेकर 128 तक। मतलब यहां पर 128 सेंटर की लिस्ट है ईपीएफओ के। आपको बताना है कि भाई आपको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे कौन सा सेंटर चाहिए और आपकी उससे नीचे जो प्रायोरिटी वो कौन सा सेंटर है। तो ऐसे आपको 1 प्रायोरिटी से लेकर 128 प्रायोरिटी तक मार्क करनी पड़ेंगी। तो फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैं हरियाणा का था तो मैंने करनाल को 1 डाल दिया, मैंने गुड़गांव को 2 डाल दिया, मैंने रोहतक को 3 डाल दिया, मैंने फरीदाबाद को 4 डाल दिया, फिर मैंने चंडीगढ़ को 5 डाल दिया क्योंकि पास है हरियाणा के, फिर मैंने पंजाब की पोस्टिंग को 6, 7, 8, 9 डाल दिया। तो इस तरीके से मैंने फिर तमिलनाडु की पोस्टिंग को 101 और अंडमान निकोबार को 128। तो ऐसे मैंने 1 से लेकर 128 तक अपनी प्रेफरेंसेस डाली और ये लेटर मैंने किसको सेंड कर दी, ईपीएफओ को वापस सेंड कर दी। तो यहां पर हर बच्चे से जिनका रैंक 1 से लेकर 159 है, उनमें से हर एक बच्चे से ये प्रेफरेंशियल जो ऑर्डर है सेंटर्स का ये मांगा जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उन सेंटर्स को फिर रैंक के बेसिस पे एलोकेट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं रैंक 1 था, सचिव नेहरा, ठीक है, और मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो थी सूरत या फिर बड़ौदा या फिर वापी, है ना। फॉर एग्जांपल, वापी या सूरत में सर हैं इस टाइम पर, तो उनकी प्रेफरेंस थी। ठीक है, अब उन्होंने सबसे पहले किसका लेटर उठाना है, उन्होंने उठाना रैंक 1 का लेटर। रैंक 1 का फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, सूरत, तो ये रैंक 1 को एलोकेट हो गया। अब ये जो पोस्टिंग है, अगर वहां पर एक ही वैकेंसी थी तो पोस्टिंग खत्म हो गई, अब ये पोस्टिंग किसी और को नहीं मिलने वाली है। अब फॉर एग्जांपल, रैंक 2 की फर्स्ट प्रेफरेंस थी चंडीगढ़। ठीक है, तो इस केस में अभी तक क्योंकि चंडीगढ़ एलोकेट किसी को नहीं हुई है, क्योंकि ये रैंक 2 ही है, इससे पहले से वाले ने सूरत लिया है, तो चंडीगढ़ इनको एलोकेट हो जाएगी। अब मानते हैं रैंक 3 की जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो थी सूरत, सेकंड प्रेफरेंस थी चंडीगढ़, मैं एक हाइपोथेटिकल केस ले रहा हूं, और थर्ड प्रेफरेंस थी इनकी करनाल, रैंक 3 की।
अब क्योंकि रैंक 1 और 2 ने ये दोनों पोस्टिंग ले ली हैं, तो रैंक 3 भले ही टॉप रैंक का पार्ट है, बट उसको उसकी प्रेफरेंस की जो पोस्टिंग है, टॉप पोस्टिंग, वो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पोस्टिंग ऑलरेडी किसी को एलोकेट हो चुकी होंगी, तो इनको अब इनकी थर्ड प्रेफरेंस करनाल मिलेगी। तो इस तरीके से हर एक रैंक को उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से प्लस उससे ऊपर जो लोगों की प्रेफरेंस थी उसके हिसाब से जो पोस्टिंग बचती है वो मिलती है। तो यहां पर ये चीज आपने समझनी है कि आपके हाथ में शायद पोस्टिंग्स नहीं है, आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में रैंक्स है। जितना टॉप रैंक आप लेकर आओगे उतने हाई चांसेस हैं कि भाई आपको आपकी पसंद की पोस्टिंग मिल जाए। इसमें आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं निशान सर की बात करूं, जिनका रैंक 49 था, ठीक है, उनकी काफी जो बॉटम प्रेफरेंस थी उनको मिली थी, लगभग 20 की लाइन में जो प्रेफरेंस थी वो उनको जाके मिली थी। उनकी टॉप प्रेफरेंसेस 20 उनको नहीं मिली थी, क्योंकि वो टॉप 20 प्रेफरेंसेस कहीं ना कहीं जो टॉप रैंकर्स थे वो ले चुके थे और वो फिल हो चुकी थी, तो इसलिए उनको जो अपनी टॉप 20 प्रेफरेंसेस नहीं मिली थी। तो दोस्तों यहां पर रैंक का बहुत बड़ा रोल है। रैंक 49 होने के बावजूद भी उनको अपनी टॉप 20 प्रेफरेंसेस नहीं मिली हैं, तो ये आप इंपैक्ट देख सकते हैं। तो इसलिए आपको टॉप रैंक लेकर आना पड़ेगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो पोस्टिंग्स में क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है? पहली बात कि भाई आप लोगों का जो है रैंक क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर कि भाई आपने प्रेफरेंसेस क्या भरी हैं, तो वो प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको पोस्टिंग मिलेगी। अब देखो रैंक 1 सचिन नारा सर कहां के थे? हरियाणा के थे, ठीक है, हरियाणा के थे। अब इस केस में क्या हुआ कि इन्होंने हरियाणा की पोस्टिंग भरी नहीं, इन्होंने कहां की पोस्टिंग भरी? गुजरात की पोस्टिंग भरी। और अब जो मान लो रैंक 4 था वो भी हरियाणा का था और उसने करनाल पोस्टिंग चाहिए थी उसको। अब उसको ये डर सता रहा होगा कि भाई मैंने रैंक 4 और रैंक 1 भी हरियाणा का, तो मुझे शायद करनाल की पोस्टिंग ना मिले। बट क्योंकि रैंक 1 ने उस पोस्टिंग को छोड़ दिया, तो अब रैंक 4 को करनाल की पोस्टिंग मिल जाएगी। तो इसलिए आपने पॉइंट ध्यान में रखना है कि भाई आप लोगों की लक जो है वो कहीं ना कहीं प्रेफरेंसेस पे, अपनी और लोगों की प्रेफरेंसेस पे भी डिपेंड करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसीज पे भी डिपेंड करेंगे कि भाई करनाल में कितनी वैकेंसीज हैं, गुड़गांव में कितनी वैकेंसीज हैं। तो हर सेंटर में जो वैकेंसीज हैं उसके हिसाब से भी आप लोगों को पोस्टिंग मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर सूरत में 2 वैकेंसी होती तो रैंक 1 को तो मिल गया सूरत, और किसी और को भी मिल जाता जिसकी टॉप प्रेफरेंस सूरत होती। तो ये नंबर फैक्टर थर्ड है। एंड दोस्तों चांसेस ऑफ होम पोस्टिंग अगर मैं बात करूं तो देयर आर वेरी वेरी लेस चांसेस कि भाई आपको होम पोस्टिंग मिल जाए, बाय लक है या फिर बाय रैंक है, अदरवाइज होम पोस्टिंग नहीं मिलती है। जनरली एक बार तो आप लोगों को बाहर जाना पड़ता है अपने जो आसपास के एरिया को छोड़ के, तो यहां पर होम पोस्टिंग की संभावनाएं काफी कम है। आप लोगों को रैंक अच्छा लाना पड़ेगा, तब जाकर आप अपनी प्रेफरेंस की पोस्टिंग पा पाएंगे, ठीक है। क्लियर है? यहां पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की, ट्रांसफर्स की। देखो ट्रांसफर में एकदम जनरल रूल यहां पर सेट हो रखा है। अगर मैं एपीएफसी पोस्ट की बात करूं कि फॉर एग्जांपल आपकी एक पर्टिकुलर ऑफिस में पोस्टिंग हुई, तो उस ऑफिस में आप 3 साल तक रहेंगे, ठीक है। एक पर्टिकुलर ऑफिस में आप 3 साल तक रहेंगे और वो ऑफिस जिस जोन के अंदर आता है उस जोन में आप एक टाइम पर 9 साल तक के लिए रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी की हरियाणा जोन में या हरियाणा सेंटर में उनकी पोस्टिंग हुई है, तो यहां पर वो 9 साल तक रहेंगे। अब हरियाणा के अंदर 4 ऑफिस हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक, ठीक है, और करनाल। तो इन ऑफिस के में उनमें 3 साल के बाद ट्रांसफर उनको देखने को मिलेगी। वो 3 साल बाद करनाल से गुड़गांव जा सकते हैं, 3 साल बाद गुड़गांव से फरीदाबाद आ सकते हैं। तो यहां पर 9 साल उनको एक पर्टिकुलर जोन में और 3 साल एक पर्टिकुलर ऑफिस में सर्व करने का मौका मिलता है। और कई बार क्या होता है कि जब आपकी प्रमोशन होती है तो उस केस में भी आपकी ट्रांसफर हो सकती है, आप किसी और ऑफिस में सीनियर ऑफिसर आरपीएफसी बन के जा सकते हो। तो ये भी एक केस है। अब दोस्तों यहां पर कुछ एक्सेप्शन हैं, हाँ बिल्कुल एक्सेप्शन है। अगर मैं ट्रांसफर्स की बात करूं तो जब आपकी 9 साल बाद एक जोन से दूसरे जोन में ट्रांसफर हो रही होती है, तो आप कुछ ग्राउंड्स पे उस ट्रांसफर को अपने करंट जोन पे ट्रांसफर करवा सकते हैं, पर आपको उसके लिए एक वैलिड रीजन देना पड़ेगा। वैलिड रीजन क्या है कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूं, या फिर मैं मतलब मैरिड लेडी हूं लेकिन मेरे हस्बैंड यहीं पर ही जॉब करते हैं, या फिर आपका कोई और फैमिली ग्राउंड है कि भाई मेरे माता पिता अकेले हैं, अगर मैं चला जाऊंगा तो उनकी सेवा कौन करेगा। तो ऐसे जो ग्राउंड्स हैं वो आपको एक लेटर की फॉर्म में मेंशन करने पड़ते हैं। और ये लेटर ऐसा नहीं है, ये बेसिकली एक ऑनलाइन सिस्टम है जहां पर आप लोगों को अपनी प्रेफरेंसेस डालनी पड़ती हैं इवन फॉर ट्रांसफर्स। और प्रेफरेंसेस डालने के बाद आप लोगों को एक, अगर आपने सेम जोन में रहना तो उसका रीजन देना पड़ता है, और वो जो रीजन है वो हेडक्वार्टर फिर उसको जो है वेरीफाई करता है। अगर उसको वो रीजन सही लग रहा है तो उस केस में आपको अपना करंट जोन ही मिल जाएगा, अदरवाइज आपकी प्रेफरेंस के बेसिस पे आप लोगों को दूसरा जोन एलोकेट होगा। तो यहां पर आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जनरल रूल क्या है कि 3 साल एक ही ऑफिस में और 9 साल एक जोन में, प्लस अगर आप प्रमोट हो जाते तो उस केस में आपको प्रमोशन कहीं और जोन में जाके मिल सकती है। बट अगर आपके कुछ ग्राउंड्स है, मेडिकल ग्राउंड है या फिर फैमिली ग्राउंड है या फिर स्पाउस ग्राउंड है, उस केस पे आप लोगों को जो एक्सेप्शन है ट्रांसफर की वो भी मिल सकती है। तो दोस्तों ये एक जनरल रूल ईपीएफसी का बना हुआ है, बट क्योंकि अब ईपीएफओ में काफी चेंजेस आ रहे हैं, उनकी पॉलिसीज काफी अपडेट हो रही हैं, तो फ्यूचर में हो सकता है कि ये पॉलिसी भी अपडेट हो जाए। बट ईपीएफओ ने फिर भी कुछ सालों में काफी अपडेट अपनी ट्रांसफर पॉलिसीज में किया है। पहले कहीं ना कहीं ट्रांसफर जो है
वो मैनुअली होती थी, ठीक है, काफी उसमें हमें अकाउंटेबिलिटी मिसिंग देखने को मिलती थी। बट अब क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम आ चुका है तो काफी अकाउंटेबल सिस्टम है, काफी ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। तो ये पूरा जो प्रोसीजर है पोस्टिंग का और ट्रांसफर का मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। आई होप आपको काफी क्लैरिटी मिल गई होगी। एंड दोस्तों, अगर आप लोग इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए 2 कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं, जिनमें सबसे पहला है मास्टर कोर्स, जो कि कंप्रेहेंसिव कोर्स है फॉर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ एपीएससी न्यू एग्जाम, जहां पे आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियोस, रिकॉर्डेड जो है डाउनलोडेबल नोट्स, क्विज और चैप्टर वाइज और फुल लेंथ क्विज, और आप लोगों को वीकली मेंटर टॉक सेशन भी देखने को मिलेगा। तो दिस कैन बी योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एपीएससी न्यू एग्जाम। दूसरा है स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स, जहां पर जीएसएन क्यूआरई की आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज, क्योंकि आपने वो प्रिपेयर कर रखे होंगे, लेकिन जो कंपोनेंट आपने कभी भी प्रिपेयर नहीं किया, आयरन, लेबर लॉ, अकाउंटेंसी, उनका आपको कंप्लीट सॉल्यूशन यहां पर मिलेगा। एंड तीसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज, जहां पर आप अगर अगर आप प्रिपरेशन कर चुके हैं तो आप प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए यहां पर आ सकते हैं। तो दीज 3 कोर्सेज विल हेल्प यू इन एपीएससी प्रिपरेशन। अगर आप इसमें एनरोल कर रहे हैं फिर आपको बाकी 2 नहीं चाहिए, अगर आप इसमें एनरोल कर रहे हैं आपको ये नहीं चाहिए, तो ध्यान रखिएगा कि ये कोर्स एक मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हर एक कोर्स में एनरोल करना पड़ेगा, आप किसी भी एक कोर्स में एनरोल करिए। इसमें करेंगे तो आपकी दोनों रिक्वायरमेंट पूरी जाएंगे। ये बड़ा कोर्स है, बाकी छोटे कोर्सेज हैं, राइट। तो ये अगर आपको कोर्सेज में और इन्फॉर्मेशन तो आप लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आके देख सकते हैं, और वहां पे जाकर आपको इनके प्राइजेस और इनके बारे में और अपडेट मिल जाएगी। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।